आप देख रहे हैं TNB। जजों ने ये भी कहा कि तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। ये सबको मालूम है कि नीचे से ऊपर तक घोटाला है। ये देश के प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि घोटाला होता है कचहरी में। मैंने बोला है राष्ट्रपति जी को और मैंने हाई कोर्ट में लिख के भेजा है कि या तो मुझे न्याय दिया जाए या मरने की परमिशन दी जाए। इतना हम डेस्परेट हो चुके हैं, इतना हम अत्याचार, जजों के अत्याचारों से पीड़ित हो चुके हैं। जनता को कहीं न्याय नहीं मिलता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे केसों में सारे सबूत देने के बाद भी मुझे न्यायालय से न्याय नहीं मिला। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आया और सजा मुझे ही मिली। तारीख पे तारीख बंद करो, तारीख पे तारीख बंद करो, जजों की जवाबदेही लागू करो, जजों की जवाबदेही लागू करो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो, अदालतों की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। लिख के दो, मैं जीना चाहता हूँ, खुदकुशी नहीं करूंगा। आप लिख के दो कि न्याय नहीं बचा, फिर मर जाओ, हम मर जाएंगे। कोर्ट कहती है कि न्यूट्रल है, लेकिन कहाँ न्यूट्रल है? क्यों इसमें लगाते हैं? कोर्ट कहती है ऑनेस्ट है, ईमानदारी है, तो उसको प्रूव क्यों नहीं करते लगा के? उसको डेडिकेटेड जस्टिस के लिए है तो उसको दिखाओ कि आप डेडिकेटेड हैं। क्यों अब डेट पे डेट उसको देते रहते हैं बार बार उसको? आप मैंने खुद आज से 3 साल पहले सुसाइड की कोशिश की। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, बर्बाद कर दिया मुझे। दर्जनों घोटाले खोले जिसमें पैसे का गमन भी था। CBI की फाइल भी छिपा ली गई। महिलाओं का यौन शोषण हुआ। कचहरी में हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और FIR तक नहीं होने दी। मेरे को सब न्याय चाहिए। मुझे मतलब नहीं, मेरे को कोई जज देता है, कोई SHO देता है, कोई ACP देता है, चाहे आप दे उसको, चाहे कोई कंगारू कोर्ट दे। मेरे को सब मेरे मतलब जुडिशियल है, मेरे को न्याय से मतलब है मेरे को बस। भ्रष्ट जजों से, भ्रष्ट जजों से, भ्रष्ट जजों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में जब भी कहीं कोई भी घटना घटती है तो उस घटना से इंसाफ मिले, लोगों को न्याय मिले, इसीलिए सब लोग जो है वो हमारे कोर्ट का रुख करते हैं और आस यही लगाई जाती है कि शायद हमें कोर्ट से जो है वो न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब जो कोर्ट है या जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अब शायद उनसे भी उम्मीदें जो हैं वो लोगों की टूटती हुई नज़र आ रही हैं। आज कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं और ऐसा उनके साथ क्या हुआ है कि उन्हें आज धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत आ पड़ी है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मैं सुभाष कैटी, लुधियाना से। जी, क्या परेशानी है? आज आप यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं? परेशानी ये है जी, 20 साल पहले हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था जी। 20 साल पहले 14 पुलिस कर्मचारियों का रिश्वत लेते हुए अच्छा। स्टिंग ऑपरेशन किया। वो अब मामला बहुत उठा था, नेशनल लेवल पर भी चला था। उस समय 2 ही चैनल थे, जी न्यूज़ और आज तक, उन पर भी चला था। लेकिन आप हैरान होंगे, पहले तो वो मामला लटकता रहा। हम लोगों को भी, रिश्वत देने वालों को भी दोषी बना दिया गया। जबकि लेने और देने वालों को अगर दोनों को दोषी बना देंगे तो साबित कौन करेगा? ये हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, लेकिन निचली अदालत के कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं। अब वो मामला 2 कोर्ट में है। अब मामला आया कि सबूत पेश किए जाएं। आप सबको हैरानी होगी, वो जो 3 फिल्में थी, 3 सीडियाँ थी 3 घंटे की, वो गायब कर दी गई। सबूत ही गायब कर दिए गए। उसके बाद मैंने सेशन जज साहब, लुधियाना पुलिस कमिश्नर साहब के पास उसकी शिकायत की, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं आज तक। आज 6-9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये अंधकार में हालात हैं देश के। फिर जज बोलते हैं कि 2G घोटाले में, बाबरी मस्जिद घोटाले में मैं तो अदालत में बैठा रहा, मेरे को किसी ने सबूत नहीं दिए। मैं तो सबूत मेरे साथ में थे, लेकिन वो गायब कर दिए गए। उसके बाद अभी उस पर कोई FIR नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने सालों से लड़ रहे हैं आप? ये 20 साल हो चुके हैं। अच्छा। 20 साल हो चुके हैं, अभी मामले का पटाक्षेप नहीं हो रहा, यानी कि सबूत ही अब गायब कर दिए गए। अब मैंने प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो फिल्में थी वो की हैं, लेकिन अब उसकी कब सुनवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन पहुँचा है, मैं दिल्ली से हूँ। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म के नाम से जो पिछले करीबन 7-8 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में करीबन 16,000 के नाम में कोर्ट्स हैं, 672 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर जजेस बैठते हैं, लेकिन न्याय के नाम पे वहाँ पर सिर्फ निर्णय होता है। वहाँ कोई गरीब आदमी जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपका भी यही मुद्दा है जो सर बता रहे हैं, या आपका कुछ अलग से कुछ मुद्दा है? हमारी सबकी डिमांड एक कॉमन है। अच्छा। वी वांट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स कि आफ्टर हम जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? जज ने जो लिख दिया यस तो यस है, नो तो नो। चाहे मैंने उसको यस कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग सुनवाई के दौरान ट्रांसपेरेंसी के लिए सबूत के तौर पे। जब मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो कोर्ट में डिजिटल इंडिया क्यों नहीं है? इसमें देखिए कुछ इसमें लिखा पड़ा है कि ओपन कोर्ट्स हैं।
फिर भी क्यों नहीं होता? अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा यानी कि जो डिमांड्स है इनकी वो लिखा हुआ है इन्होंने। डेडिकेट कहते हैं, लेकिन इनमें से फिर भी क्यों कुछ नहीं होता? कोर्ट कहते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन कहाँ न्यूट्रल है? क्यों इसमें लगाते हैं? कोर्ट कहते हैं ऑनेस्ट है, ईमानदारी है, तो उसको प्रूव क्यों नहीं करते लगा के? उसको डेडिकेटेड जस्टिस के लिए है तो उसको दिखाओ कि आप डेडिकेटेड हैं। क्यों आप डेट पे डेट उसको देते रहते हैं बार बार? उसको आप हार्ड वर्क हैं तो क्यों सिर्फ 5 घंटे के अंदर काम करके कहते हैं कि 5 करोड़ केस कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? फिर काम करने के पंक्चुअल हैं तो क्यों 11:30 बजे 11 बजे बैठते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं? फोन के अंदर लंच टाइम के अंदर कहते हैं आधे घंटे के लिए 1 घंटे का लंच टाइम होता है, 3 बार उनका टी टाइम होता है। फिर कब कहाँ जाने किसी को नहीं पता होता। उन्हें कह दिया तो ठीक है। ओपन कोर्ट है, जब ओपन कोर्ट है तो फिर क्यों किसी को वहाँ बैठने से मना किया जाता है? आप तो ओपन कोर्ट कह रहे हैं, ओपन कोर्ट का मतलब क्या है? कि आप ओपन है, आपने कुछ छुपाया नहीं हुआ, लेकिन फिर आप कहते हैं कि अगर किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया तो आप उस पर कंटेम्प्ट केस लगा देते हैं। आप किस लिए? लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों की जो आखिरी उम्मीद होती है वो कोर्ट होती है, लेकिन आप उन्हीं पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि उनसे हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। सवाल नहीं, धाराशाही हो लिखा हुआ देखिए, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी। उसका कोई फेथ नहीं बचा। सिर्फ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे कहा था ना, तो मजबूरी हो चुकी, ये सिर्फ मजबूरी हो चुकी है। सिर्फ मजबूरी का नाम, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आज अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मेरे को आप न्याय दे सकती हैं तो मैं पहले आपके पास आऊँगा, मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे मतलब नहीं मेरे को कोई जज देता है, कोई SHO देता है, कोई ACP देता है, चाहे आप दे उसको, चाहे कोई कंगारू कोर्ट दे। मेरे को सब मेरे मतलब जुडिशरी है, मेरे को न्याय से मतलब है मेरे को बस। अगर संस्था को बिठाई गई है तो उस संस्था का काम बनता है कि उस संस्था को डेडिकेट तरीके से काम करे, पूरा ईमानदारी से पूरा काम करे अपना। वो तभी आएगी जब ट्रांसपेरेंसी आएगी उसके अंदर। तारीख पे तारीख बंद करो, तारीख पे तारीख बंद करो, जजों की जवाबदेही लागू करो, जजों की जवाबदेही लागू करो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो, अदालतों की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। भ्रष्ट जजों से, भ्रष्ट जजों से, भ्रष्ट जजों से। ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही है। कोर्ट के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों के हिसाब से कोर्ट जो है वो नहीं चल रहा है, ऐसा इल्ज़ाम जो है ये लोग लगा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी ही नहीं, तमाम राज्यों से आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं न्याय की मांग करने के लिए कि जहां हमें न्याय मिलेगा हम वहीं जाएंगे, चाहे फिर वो न्याय कोई भी दे, सरकार दे या हमारा न्यायालय दे। सर आपका क्या नाम है? मैं श्याम सुंदर, मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी जिसका मैंने हाई कोर्ट तक 20 साल केस लड़ा और आज उस केस को चलते हुए 40 साल हो गए। अगर हाई कोर्ट से जीतने के बावजूद भी 15 साल के बाद उस ज़मीन का नए सिरे से पॉलिटिकली आदमी, हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं महेश्वर सिंह जी, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनसे उनके बुजुर्गों से हमने ज़मीन खरीदी थी। 20 साल पॉलिटिकली दबाव के पुलिस वाले, SDM। आपके पास प्रूफ है सारी जमीन के हैं? मैं हाई कोर्ट से केस जीता हूँ। अच्छा, जीत भी गया। उसके बावजूद वो इतना रसूखदार हैं कि नए सिरे से एडमिनिस्ट्रेशन से। कौन बना रहा है दबाव? कौन बना रहा है? महेश्वर सिंह जी हैं जी, MP हैं। राज्यसभा में भी रहे और विधानसभा में भी रहे वो मेंबर। वो क्यों उस जमीन को लेके दबाव बना रहे हैं? वो उनका एक गरीबी का टाइम आ गया था, उस वक्त उनके फादर ने वो ज़मीन हमें बेच दी थी। अच्छा। तो उसके बाद उनके पास ज़मीन हमें बेच दी। जब वो 87 में दोबारा MP बने, उसके बाद उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया और अब मेरे पे 15 साल के बाद नए सिरे से उनका बाप ने केस लड़ा, उनके चाचा ने केस लड़ा, उनके अब उसका पोता जो है जी, मतलब 40 साल के बाद उनका पोता क्लेम करता है कि ये हमारी ज़मीन है। जबकि राजनीतिक दबाव आप पे बनाया जा रहा है। यानी राजनीति में जब नहीं थे तब जमीन बेच दी, अब राजनीति में आ गए हैं, पावर हाथ में आ गई है तो जमीन जो है वो वापस ले ली है, चाहे फिर वो तरीका कोई भी हो। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रम शर्मा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। क्या आपको क्या परेशानी है, क्या मांग? मैंने कचहरी में काफ़ी सारे दर्जनों घोटाले खोले जिसमें पैसे का गबन भी था, CBI की फाइल भी छिपा ली गई, महिलाओं का यौन शोषण हुआ, कचहरी में हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और FIR तक नहीं होने दी। कचहरी के अंदर? जी, कचहरी के अंदर जजों ने करवाया। कहाँ पर? बुलंदशहर कोर्ट में। अच्छा। श्याम विनोद जज थे, उन्होंने करवाया और सिर्फ उनका यही था कि आप कचहरी के मामले में कुछ नहीं बोलोगे, आप किसी भी घोटाले में कुछ नहीं बोलोगे। एक जज ने तो ये भी कहा। आप किसी पोस्ट पर थे वहाँ? हाँ जी, मैं वहाँ पे क्लर्क था। अच्छा। जजों ने ये भी कहा कि तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो, ये सबको मालूम है कि नीचे से ऊपर तक घोटाला है, ये देश के प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि घोटाला होता है कचहरी में। आप क्या बोले हो? मैंने बोल रहा था ये बात? ये एक जज फर्स्ट ADJ ने बोला। नाम क्या है उनका? उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं। फर्स्ट ADJ थे, मोमडन थे।
उन्होंने किस टाइम पे थे? ये 2014 में। अच्छा। और जब हमने ये लगातार घोटाले खोले तो मेरे ऊपर केस लगाने शुरू कर दिए। अली जामीन जो जिला जज थे बुलंदशहर, मैंने उनका 34 लाख का घोटाला खोला। 34 लाख का घोटाला खोलने पे उन्होंने मेरे ऊपर एक 307 का केस बनवाया। 307 का केस फर्जी बना, जिसमें सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। योगी सरकार में जो ये प्रशासन है वो तो पुराना निकम्मा वही है जो पहले से चलता चला रहा है, उसने मेरे ऊपर केस लगाया। मैंने योगी जी के यहाँ काफ़ी पत्र लिखे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं योगी जी के यहाँ बार बार गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कचहरी फिर मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी और मुझे जेल में मारने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि आप ये मामला शांत कर दीजिए, अब भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए। मैंने एक रिट डाली C-32-255 सन 17, उस रिट को 5 साल से दबा रखा है। जबकि तो आपको जेल भी भेजा गया? हाँ जी, मुझे जेल भेजा गया और जमानत भी नहीं दी गई। मेरी तारीखों में हेराफेरी की गई। कितने समय के लिए रहे? मुझे 24 महीने जेल रखा गया। और कंटेम में जहाँ 6 महीने आदमी जेल में रहता है, वहाँ भी मुझे 22 महीने जेल में रखा गया। क्यों? 6 महीने की तो पूरी सज़ा होती है। वहाँ पे सुमित एक इलाहाबाद के जज थे, उन्होंने मुझे कॉपी भी नहीं दी गई कि मुझ पर आरोप क्या है, और मुझे ज़बरदस्ती जेल में रखा। हमारा वजूद क्या बचा आज? हम क्या कठपुतली हैं इनके जजों के? हमारा अपना मौलिक अधिकार क्या बचा? संविधान हमारा कहाँ गया? एक संविधान हम मेरे लिए बना, एक भारत के नागरिक के लिए बना, उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आज जब हम पे केस चल रहा है 307 का, तो उसमें संगीता शर्मा एक जिला बुलंदशहर में सेकंड एडीजे थी चंद महीनों पहले, और उन्होंने मुझ पे मैंने उनसे कहा कि मेरे फाइलों को तय कर दीजिए। मैंने जो प्रार्थना पत्र दिए उन्होंने वो तो तय नहीं किए, और एक ही दिन जिस दिन वो प्रार्थना पत्र तय किए उसी दिन उन्होंने चार्ज लगा दिया, हमें मौका भी नहीं दिया गया। इन जनों की बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है देश में। यानी कि यानी कि एक बड़ा सवाल आज यहाँ से उठा है कि जो घोटाले होते हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री तक को होती है, और जो न्याय दिलाता है वही घोटाले कर रहा है लगातार, और जो आवाज़ उठाता है उसे सज़ा दे दी जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो जो घोटाले अभी तक सामने आते रहे हैं, जो लोग घोटालों को सामने लाते रहे हैं, शायद वो इस डर से अब घोटाले सामने ना लाएं और शायद वो भी अब इसी में शामिल हो जाएगा। अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कहाँ से है और उनकी क्या समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह है और मैं पंजाब कोर्ट में एक क्लर्क के रूप में काम करता हूँ, अदालत में काम करता हूँ। अच्छा। और हमारे अदालत के कर्मचारियों से ही जब इंसाफ नहीं है, हमें यहाँ पे जंतर मंतर तक पैदल यात्रा आना पड़ा है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम पैदल यात्रा किया, हमने कल वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया। तो आम आदमी को न्याय कैसे देते होंगे, तो आप ये समझ सकते हो। तो आप, जैसे आपने बताया कि आप क्लर्क हैं वहाँ पर कोर्ट में, तो आप तो देखते होंगे क्या चल रहा है वहाँ पर। ये जो बातें बोली जा रही हैं, तो देखिए धुआं तभी उठता है जहाँ पे कुछ आग होती है, ठीक है नहीं? तो ये धुआं उठ रहा है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर इतना दिखाया गया है लोगों को कि वो कुछ बोलने से डरते हैं। जुडिशरी के ऊपर कोई है तो है नहीं, उनकी जवाबदेही तो है नहीं कुछ भी। अच्छा, किस तरीके का दबाव आप लोगों के ऊपर बनाते हैं कि आप जो आवाज़ है कि वो उठाए ना, बातों को बाहर ना लेके? देखिए, जैसे अभी मैं पिछले 10 सालों से पहले मुझे एक रंजीत कुमार जैन जज थे, उन्होंने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्होंने मेरे पर फाइन कराया, ट्रांसफर कराया, ये तो होगी नॉर्मल बात है, ठीक है जी। उसके बाद जो है जब मैंने देखा कि वहाँ पे लाखों का जो घोटाला हो रहा है, जजेस द्वारा किया जा रहा है, वो घोटाला इस तरह से है कि भ्रष्टाचार वो इस तरह से है कि जजेस द्वारा जो है क्लास 4 एम्प्लॉय से घरों में काम कराया जाता है, जबकि उनको सैलरी एक एम्प्लॉय की सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, और उनसे घरों में काम करवाया जाता है नौकरों की तरह। ऑफिस में नहीं कराया, जिनको जहाँ पे जिस जॉब के लिए रखा गया वहाँ से नहीं कराया जा रहा, और उनको नौकरों की तरह उनसे काम कराए, कपड़े धुलवाने। और ये हाईकोर्ट का रूल है कि जहाँ पे अगर इसको डिसऑनेस्टी मानते हुए जज की डिसमिसल तक इसमें है, लेकिन आज तक कितने जज कोई डिसमिस नहीं हुआ। लेकिन हमारे कई कर्मचारी इस चक्कर में जजों के टॉर्चर के चलते सुसाइड कर गए। इवन कि मैंने बोला है राष्ट्रपति जी को, और मैंने हाईकोर्ट में लिख के भेजा है कि या तो मुझे न्याय दिया जाए या मरने की परमिशन दी जाए। इतना हम डेस्परेट हो चुके हैं, इतना हम जजों के अत्याचारों से पीड़ित हो चुके हैं। तो जो जज हैं, क्या उन पे किसी बड़े लोगों का हाथ है कि वो खुलेआम इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, और कोई डर नहीं है, धमकियां दी जा रही हैं जो नीचे उनके काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपकी बात को साबित करने के लिए एक ही बात बोलूँगा कि पटना हाईकोर्ट के जज थे आर के जैन जी, उन्होंने बोला था कि हाईकोर्ट जो है निचली अदालतों के जजों को संरक्षण दे रही है। उसके बाद 2 दिन तक उनका काम छीन लिया जाता है। आप ये देखो, सच बोलने के लिए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद उनको काम दिया जाता है। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि देखिए, एक तो ये हो गया कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अब पूरे कितने जजेस हैं,
और कितने जजेस जो हैं अपने घरों में प्राइवेट काम करवा रहे हैं, इनको होम पीएन फैसिलिटी मिली हुई है। होम पीएन के फैसिलिटी मिले होने के बाद भी क्लास 4 के जो हैं एम्प्लॉय से ये घरों में काम करा रहे हैं, तो ये गलत है एक तरीके से। उनको कपड़े धुलवाना, अपना कपड़े धुलवाना, पोछा लगवाना, बर्तन मंजवाना, कुत्ते घुमाना, गाड़ी घुमाना, बच्चों को पालना, और इसके बाद भी इतना कम करने के बाद इनके ऊपर आरोप लगते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के बाद भी इन जजेस के ऊपर कार्रवाई, खानापूर्ति के लिए FIR जरूर होती है, लेकिन वो बाद में बरी होते हैं। उसके बाद फिर वो अभी रिसेंटली एक जज एक गनमैन ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड किया है। अभी 1-2 दिन की बात है कि एक ADJ हैं भिवानी के, उन्होंने उनके ऊपर एक FIR, उन्होंने लेडीज़ वकील को छेड़छाड़ की है, उन्होंने लेडीज़ वकील के साथ छेड़छाड़ की। तो ये जजेस हैं, ऐसे होते हैं माय लॉर्ड, ऐसे जजेस भी तो इसका मतलब ये भी तो इंसान ही हुए ना, तो इनकी जवाबदेही क्यों नहीं है? इनके ऊपर क्यों नहीं कोई पूछता है? 800 फाइल हैं जी हमारे ऊपर क्लर्कों के ऊपर, लेकिन 3 गुना 2600 फाइलों पर काम करने के बाद भी नोटिस मिलते हैं। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के नाम पर जी कुछ लोगों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कमजोर करने के लिए ये दो जानबूझ के 150 किलोमीटर पर फेंक रहे हैं। इंस्पेक्टिंग जज आते हैं, साल में एक बार इंस्पेक्टिंग जज आते हैं, लेकिन वो भी वकीलों से काजू बादाम खाए, जजों से काजू बादाम खाए, और हम जनता से की सुनी, लेकिन हम कर्मचारियों की सुनते नहीं, वो चुपचाप चले जाते हैं। आज तक हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं, मौजूद हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन की है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंस्पेक्टिंग जज अपने कर्मचारियों से मिले और उनकी एक रिपोर्ट भी सबमिट करे, कंप्लायंस रिपोर्ट दें। आज तक कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं है, कोई जज मिलता ही नहीं हमारे के साथ। यानी कि आज जो है ये हमारे देश की विडंबना कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि जिस भी विभाग का जो कर्मचारी है वो अपने सीनियरों से दुखी है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से जो है वो परेशान है, वो चाह रहा है कि उनकी सुनी जाए। अगर मान लीजिए कि किसी विभाग में अगर कोई कर्मचारी है तो वो वहाँ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसको पैसा मिल रहा है, उसके बाद वो मेहनत की रोटी खा रहा है। वो किसी पर्सनल जज का असिस्टेंट नहीं है, किसी पर्सनल जज का नौकर नहीं है जो वहाँ पे वो उनके बच्चों को घुमाएगा, उनके कुत्तों को घुमाएगा, उनके घर का काम करेगा। जैसे कि अभी सर ने भी यही चीज़ बोला है। इनसे बात करते हैं, जो बात आज इन्होंने कही है उसके जीते जागते जिन्होंने झेला है ये चीज़, वो इस वक्त हमारे साथ वो भी हैं। सर क्या नाम है आपका? भोगीराम है मेरा नाम, और मैं फरीदाबाद से हूँ। तो मेरे पास टोटली एविडेंस है, जैसे कि मैं अदालती कर्मचारी हूँ फरीदाबाद से। मेवात में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पीने का पानी नहीं था। उसके लिए हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको लेटर लिखा, 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट को अप्रोच किया, लॉ मिनिस्टर को किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने PIL मानकर वहाँ पर 1 लाख रुपए के आरोप लगवाए, और वो हमसे चिढ़कर हाई कोर्ट ने हमारे पर इंक्वायरी करके मुझे सजा करवाई पानी के मामले में। आप देख लीजिए। इसी तरह स्टेशनरी, मैंने स्टेशनरी, हम लिखते रहते हैं, देते नहीं स्टेशनरी काम करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना स्टेशनरी के तो कुछ काम नहीं हो सकता, कोर्ट का ठप हो जाएगा। हमने स्टेशनरी मांगी, 3 एम्प्लॉय थे, अपने प्रेजाइडिंग ऑफिसर को हमने स्टेशनरी दी, एप्लीकेशन दी। उन्होंने वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज पलवल को फॉरवर्ड की। डिस्ट्रिक्ट जज पलवल ने शो कार्ड नोटिस जारी करे कि भाई आपने ये मेलाफाइड इंटेंशन या लैंग्वेज ख़राब है आपकी लेटर की। तो अगर लैंग्वेज ख़राब होती तो हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसे फॉरवर्ड ही क्यों करते? और इवन जब हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जैसे शो कार्ड नोटिस का रिप्लाई मांगा, उन्होंने लिख के दिया कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल टू आस्क फॉर स्टेशनरी फ्रॉम हिज प्रेजाइडिंग ऑफिसर। उसके बावजूद ही मुझे नौकरी से, मतलब अपनी जो जरूरत की चीज है जिससे हम काम करते हैं ऑफिस का, वो भी नहीं मांग सकते। वो नहीं मांग सकते जी। ये 13 साल में कोई भी स्टेशनरी की नहीं मिली है मुझे। 13 साल की जॉब हो गई है मेरी। हम एक रिम के अलावा कोई भी स्टेशनरी प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो फिर काम कैसे होता है? तो फिर आप समझ सकते हो काम कैसे हो सकता है। पब्लिक आती है, जब एडवोकेट्स आते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, एविडेंस है। जनता तो आपसे सवाल पूछती है। जनता हमसे जो हमें धमकियां मिलती हैं, हम क्या करें? जो हमें टॉर्चर होता है, हमारी ACR के, मेरी 3 ACR करा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है मेरे ऊपर, 4 इंक्वायरी शुरू होगी। अभी यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी आने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर इंक्वायरी की। मैं कोर्ट को डिमिनिशिंग कर रहा हूँ, मैं डिमिनिशिंग कर रहा हूँ या जजेस की एक्ट डिमिनिशन कर रहे हैं? वो जो भ्रष्टाचार करते हैं जज, वो डिमिनिश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जो रूल्स नहीं मानते वो डिमिनिश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो जज वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन हमें जीना नहीं दिया जा। क्यों नहीं फिर हाईकोर्ट लेके देती परमिशन कि जब बोला कि न्याय दे दो या मौत दे दो, फिर परमिशन दे दो, मौत की मरने की परमिशन दे दो, न्याय नहीं दे सकते, लिख के दो। मैं जीना चाहता हूँ, खुदकुशी नहीं करूँगा, आप लिख के दो कि न्याय नहीं बचा, फिर मर जाओ, हम मर जाएंगे। मेरे पास ऑल एविडेंस है, रिकॉर्ड है सारा। एविडेंस में जो इंक्वायरी होती है उसमें एविडेंस आ चुका है। 17,000 पेपर कलर करने एडवोकेट से लिए थे, ऑन रिकॉर्ड है। वो लिख के देते हैं
कि भी 72 लाख का बजट इशू किया हाई कोर्ट ने, 42 लाख का यूज हुआ, बाकी बजट यूज ही नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। उसके बावजूद ही मुझे पनिशमेंट किया जाता है और अभी 3 साल से मैं परेशान हूँ। हाई कोर्ट के चक्कर पे तारीख पे तारीख मिल रही है। मैं आपको ये हो रहा है सर। अब मैं सर, एक मिनट सर, एक आपसे एक आखिरी सवाल लूंगी, जनता कहाँ जाएगी जब न्यायालय के कर्मचारी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जजों पर सवाल इकट्ठा हो रहे हैं? एक आखिरी उम्मीद जो हमारा न्यायालय होता है किसी जनता का, जब वहीं पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो जनता कहाँ जाएगी? मैडम, मैं जनता से ही हूँ और जनता को कहीं न्याय नहीं मिलता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे केसों में सारे सबूत देने के बाद भी मुझे न्यायालय से न्याय नहीं मिला। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आया और सज़ा मुझे ही मिली। कोई ऑफेंस नहीं था मेरा, नॉर्मल किराए की दुकान का केस था जिसमें किराए की रसीद नहीं देते थे, पर पैसे ले जाते टाइम की वीडियोस थी मेरे पास। मैंने कोर्ट में लगाई, जजों ने मेरे खिलाफ, दूसरी पार्टी पैसे वाली थी उसके प्रभाव में आके पैसा लेके मेरे खिलाफ कर दिया। लोअर कोर्ट ने किया, सेशन ने किया, हाई कोर्ट ने भी वैसे ही किया और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। तो जिस तरीके से अब आपके साथी लोग जो बता रहे हैं तो आपका तो विश्वास ही उठ गया होगा। बिल्कुल विश्वास उठ गया। फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? अब न्याय, कौन सा रास्ता अपनाओगे आप? कोई रास्ता नहीं। मैं दुकानें खाली कर चुका हूँ, इसके बाद भी अभी मुझसे दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं जो मैं दे चुका हूँ। मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस को मेरे को बिल्कुल नहीं माना जा रहा। लोअर कोर्ट में नहीं माना गया, अब दोबारा से मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊँगा। मैं तो ये कहूँगा मुझे जेल में डाल दो। एक बार पैसे दे चुका हूँ, 2 बार दे चुका हूँ, तीसरी बार पैसे कहाँ से दूंगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। परेशान होने के बाद आज जो है यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। तारीख पे तारीख अच्छा, मेरे केसों में मेरी दुकान पे तोड़फोड़ की गई, उसमें मुझे तारीख पे तारीख मिली, कुछ नहीं हुआ। मेरे जिसने तोड़फोड़ की उसकी वीडियो दी मैंने, थाने से कार्रवाई नहीं, अदालत से कार्रवाई नहीं। और जो दूसरों ने मेरे ऊपर केस किए उसमें ऐसे फैसले कर दिए चुटकियों में, मेरे खिलाफ सारे चुटकियों में फैसले हैं। तो क्या पैसे वगैरह सब पैसा चला है, जज बिकते हैं। मैंने खुद मोगा कोर्ट में तो आपसे मांगे गए थे पैसे कि आप दो, आपको जितना मैं पैसे दे ही नहीं सकता था ना, मैं पैसे देने की हैसियत में नहीं था। मैंने खुद मोगा कोर्ट में जो है जज तरसेम मंगला की अदालत में सुसाइड करने की कोशिश की कि मुझे न्याय आप नहीं दे रहे, मेरे खिलाफ सब कुछ क्यों करते जा रहे हैं। सीनियर सेशन जज तरसेम मंगला जी की अदालत में मैंने खुद आज से 3 साल पहले सुसाइड की कोशिश की। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, बर्बाद कर दिया मुझे। यानी कि इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि सिर्फ तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। जो कि इन्होंने पोस्टर भी जो है वो अपने हाथों में लिया हुआ है जिस पे साफ तौर पर इन्होंने लिखा है कि तारीख पर तारीख बंद करो, जल्द और उचित न्याय सुनिश्चित करो। यानी कि अब कैसे न्याय मिलेगा, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये जो है वो अब देखने का एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। एक और शख्स है हमारे साथ जिन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर अपने हाथों में लिया हुआ, लिखा हुआ है भ्रष्ट जजों से न्यायपालिका, कर्मचारियों और जनता को बचाओ। यानी कि ये पोस्टर पढ़ के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जो जज जनता को बचाता है, अब उस जनता को जजों से बचाने की मांग की जा रही है। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम महमूद अहमद है जी, मैं लुधियाना पंजाब से आया। लुधियाना पंजाब में पुलिस एसएसपी संगरूर, पुलिस एसएसपी मलेरकोटला, कमिश्नर और पुलिस लुधियाना, इन्होंने 5 FIR 6 FIR मेरे ऊपर दर्ज है, मेरे बेटे के ऊपर दर्ज है। क्यों? किस मामले में? झूठे मामले में। कौन सा झूठा मामला? झूठा मामला एक हमारी बेटी का केस चल रहा है, हमारी बेटी का केस चल रहा है, उसके ऊपर उसको बचाने की वजह से, दोषियों को बचाने की वजह से हमारे ऊपर ही कोर्ट में झूठी कंप्लेंटा करी गई। PO स्टाफ लुधियाना कोर्ट से दोषी भगौड़ा करार दिया गया है। यानी कि आप मदद कर रहे थे और आप ही के ऊपर केस कर दिया? मैं अपनी बेटी की पैरवी करता हूँ, केसों की अदालत में खुद पैरवी करता हूँ। जज के साथ मेरी 3 बार लड़ाई सीधे डायरेक्ट हो चुकी है और जज साहब के पास मेरे सवाल का जवाब तक नहीं आया। तो SHO लुधियाना कोर्ट से जज साहब ने PO करार दिया दोषी को। उस भगौड़े की एप्लीकेशन में लगाई है डेलों थाने में, जिसकी जांच में मेरे को शामिल नहीं किया गया और भगौड़े को SHO ने, थाना इंचार्ज ने
उसमें थाने के अंदर पेश करके भगौड़े की अपनी मैंने वो लाई हुई थी अरेस्ट वारंट की कॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ, उसको लेने के बावजूद बयान लेके उसके पैसे लेके रिश्वत मोटी लेके और नेताओं से साठगांठ करवा गए और उनको वहाँ से जाने दिया, जिसकी हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसको छोड़ दिया भगौड़े को पीओ को, जो पीओ आज किया है अदालत ने, उसको छोड़ दिया है एसएचओ ने, जिसकी कंप्लेंट में कमिश्नर पुलिस लुधियाना को करी हुई है। लुधियाना पुलिस को जब मैं करी है तो उन्होंने कमिश्नर साहब ने भी झूठी इन्वेस्टिगेशन कर दी। तो अब आप अंकल आगे क्या करोगे आप जिस तरीके से? मैंने उस इन्वेस्टिगेशन की कमिश्नर साहब पुलिस की डीजीपी साहब पंजाब को भेजी है, ह्यूमन राइट को भेजी हुई है, हाई कोर्ट को भी भेजी है। उसके बावजूद मैंने आरटीआई जब मांगी है तो मेरे को दी गई है कि अभी आपकी जांच पेंडिंग में चल रही है। और हाई कोर्ट में उसी केस में उसकी जांच झूठी बना के और वहाँ से हाई कोर्ट में पेश कर दी कि जी भगौड़ा हमें मिला नहीं है, जबकि भगौड़ा थाने के अंदर रिश्वत लेके छोड़ दिया गया। इसके पक्के प्रूफ आरटीआई से लिए हुए प्रूफ मेरे कोर्टों में लगाए हैं, डीजीपी साहब को दिए हैं। मतलब सारे केस झूठे लगाए हुए हैं, जिनमें 4 और 3 में मैं बरी भी हो चुका, मेरा बेटा बरी करवा चुका हूँ मैं। और जिसने एफआईआर करी हैं उसी ने दोबारा फिर, जिसमें बरी हो चुके हैं उसी ने दोबारा फिर केस उसी इंस्पेक्टर ने लगाए हैं। इसके पक्के प्रूफ हैं, हाई कोर्ट में दिए हुए हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाऊंगा मैं लगाने, तैयारी मेरे की हुई है। देश की न्याय व्यवस्था पर आज सवाल खड़ा हुआ है। सीधे तौर पर न्यायालयों में काम करने वाले क्लर्क जो हैं या जो लोग काफ़ी सालों से केस लड़ रहे हैं, वो भुक्तभोगी आज यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं हमारी न्याय व्यवस्था पर कि किस तरीके से जो शीर्ष कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो जज होते हैं, वही लोग जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे लेकर काम किया जा रहा है। और अगर कोई छोटा कर्मचारी, कोई क्लर्क अगर आवाज़ उठाता है तो उसको भी झूठे इल्ज़ामों में फंसाकर उसके ऊपर भी केस चला दिए जाते हैं, उसे जेल करवा दी जाती है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? आज जो ये सब इल्ज़ाम आज यहाँ से लगे हैं, क्या ये कितने सही हैं, कितने नहीं, ये लोग जो है वो प्रूफ के आधार पर बता रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार के कई मामले जो हैं वो सामने लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर जितने भी सबूत हैं उन सभी सबूतों को मिटा दिया जाता है। यानी कि जो चीज़ें सामने आई हैं अब उस चीज़ों का कोई अस्तित्व जो है वो नहीं रह जाता है, क्योंकि जब सबूत ही किसी मामले में नहीं रहेंगे तो उस पर सुनवाई क्या होगी। यानी कि आज सवाल खड़े हुए हैं उन जजों पर जिन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नामों के साथ लोग यूपी से आए हुए थे, पंजाब से आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है वो सब उन्होंने आज यहाँ पर हमसे बात करने के बाद बताया। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप हमें बताइएगा कि जिस तरीके से चीज़ें सामने लगातार आ रही हैं, क्योंकि जनता का एकमात्र विश्वास जब सबसे उठ जाता है तो सिर्फ एकमात्र रास्ता जो है या एकमात्र विश्वास जो है वो बचता है हमारी न्याय व्यवस्था से, कि अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला है तो हमारे देश का कोर्ट है वो हमें न्याय देगा, हमारे देश की अदालत है वो हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन जब वहाँ से ही इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी तो जनता जो पीड़ित है वो कहाँ जाएगी? ये सवाल आज यहाँ से खड़ा हुआ है। अब देखना रहेगा कि आगे और कहाँ तक जाएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।